प्रणाम। विराजिए जी, विराजिए। चलो मैं देखता हूँ, फोन कभी देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ क्लास के बाद ना। आइए जी, आइए, पधारिए जी, पधारिए। विराजिए जी, विराजिए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया जी। टेंशन वाली बात नहीं, टेंशन तो है ही नहीं। सत श्री अकाल जी। आप सब कैसे हैं जी? आनंद आ रहे हैं जीवन के? मजे आ रहे हैं बच्चों जीवन के? आने ही चाहिए। हेलो जी, प्रणाम। पंजाबी में बात को कहते हैं गल। बाबा जी ने अपने पीछे कर रखा है। क्या बोल रहा है कल? ये भी ठीक। ये है बाबा का होटल, टेंशन ना लो। ओबरॉय होटल, चाय कॉफी। हमारे दिल्ली में कोई ब्रांच नहीं है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। यही हुई ना बात, टेंशन वाली तो बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया, कोई समस्या नहीं है जी। सस्त क्या मांग रहा है शनि मामा? सुधर जा। केम छो मोजे में? मोजा अच्छी अच्छी आंटी, आपके ये शौक मुझे पता नहीं था। खैर कोई बात नहीं, बच्चों का बैठा ही। आओ बच्चों आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, आ जाओ। एक बच्चा शकुनी मामा को बुलाता है, शकुनी मामा। मैं कह रहा तो अशोक शुभ बना दिया आपने, शकुनी बना दिया उसे। 1100 मामा, 501, 251 मामा। नमस्ते जी, नमस्ते। आलू बंडा खस्ते। बाबा मैंने क्रांति लाया, पूछो कैसे? 30 किलो तूर दाल ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से, 30 रुपए में। गलत समझाते हैं रितेश भाई, इसी शुरुआत करेंगे। प्रणाम जी, प्रणाम। शहराज भाई आ रहे हैं। मैं हूं सर जो आपको जानता है, बाकी सब तो मोह माया है। 1 रुपए केजी कौन देता है भाई? हमारे यहाँ भी करा दे 1 आध क्विंटल, 1 आध क्विंटल भी करा दे भाई। वो कह रहा है 1 आध टन करा दो, इसी की दुकान लगा लूंगा। खैर कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ कर लो कौन। शुरुआत में देखो थोड़ा बहुत सैप चलेगा, उसके बाद चलेगा वो। अब आप ऑर्डर कर सकते हैं 5644 कभी भी। ठीक है जी, 5644 निकालिए, जीवन का असली आनंद पाइए। ठीक है, प्राइस हमने ऐसा एकदम जबरदस्त प्राइस रखा आपके लिए। मेरे ख्याल 699 नहीं 599, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। 599 का 56 है और 499 का 44 है। कलर बुक है सारी, 1098 है। मेरे हिसाब से शायद इसमें 100 150 200 का डिस्काउंट दिया कॉम्बो में। ठीक है, फिजिकल बुक विद शिपिंग, कलर बुक, फिजिकल शिपिंग कलर। अब बोलोगे ब्लैक एंड व्हाइट है तो हम फिर उसका इंतजाम करेंगे थोड़े सस्ते में। तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा दें, लेकिन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट में दो कॉम्बो मिला के 2-250 फासला बनेगा। ई बुक का भी है, ई बुक का भी, ई बुक का भी है, ई बुक का भी है। कर दो जी, अरे लिख लो। अदिति बोल दूंगा, आप टेंशन ना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने उनको बोला हुआ है। रिजल्ट आया जब से बहुत ज्यादा लोड है बेचारे, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। खैर कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 5644 और आ गई। चलिए जी, 56 में तो यार गजब ही है, मजे आ जाएंगे आपको जीवन के। 56 में आपको जीवन के मजे आ जाएंगे। हाँ, हर बार ही अच्छा आता है। 44 में मजे आ जाएंगे वैसे। 44 भी ऐसी बनाई है आपके लिए जो ढूंढ के एमसीक्यू डाले इंस्टीट्यूट के, कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे। 4-5 महीने लगते हैं भाई साहब बनाने में। सही बात। चलिए जी, आइए शुरू की जाए यात्रा। बच्चों को बैठ डाउट आ रहे हैं भाई। नहीं नहीं, मेन बुक में कोई फर्क नहीं है, चल जाएगा। प्रिंट आउट निकलवा लोगे तो। पीडीएफ भी हमने ई बुक भी निकाली हुई है, किसी ने ई बुक खरीदनी तो ही कैन बाय द ई बुक आल्सो। धागे खोल देंगे इसे में, तो कर लो कर लो। यही तो 2-4 मिनट चलने कूदने को मिलते हैं आपको। चलो कभी शुरू हुई कहानी तो सब यहाँ पड़े होंगे। अब इससे बात करो भाई, हमारे में भैया को हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए पेमेंट में मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने 2 पेमेंट गेटवे लगा दिए। पेटीएम पे लगवा दिए पेमेंट गेटवे। अरे यार, चलिए थोड़ी मोड़ी बातें बची थी। क्या है बोलो ना, बोलो मंजू आंटी, क्या दिक्कत है? चलिए, क्या बोल रहा है बेटा? ऐसे ही शायरी लिखेगा ना, जीवन भर सिंगल ही रह जाएगा। चलो जी, भगवान आपका भला करे, आपको सद्बुद्धि दे, आपका जीवन आगे बढ़ाए, अकेला से अकेला कर दे। चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। बोलिए अब क्या पढ़ेंगे? बोलते हैं भाई मंजू आंटी अपने स्टाफ को। ठीक है, डाउनलोड भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन में हमने पढ़ ली थी डेफिनेशन। हमको टेक्निक लिखनी थी, आपको याद होगा शायद। पढ़ाने का बहुत मन है, लिखने की इच्छा नहीं। आखिरी में लिखेंगे, ठीक है? लिखने वाला काम आखिरी में लिखेंगे, ठीक है भाई? शुरुआत में लिखवाओ मत कम से कम, शुरुआत में पढ़ा लो, पढ़ दो और पढ़ा लो, यही मजा है। चलो भाई, अब इसमें खैर कुछ बचा तो है नहीं। इसका तो रंगारंग कार्यक्रम हमने कल ही कर दिया था। इसका तो रंगारंग कार्यक्रम हमने कल ही कर दिया था। ठीक है, देखो एक तरफ से निपटाना शुरू करते हैं, पढ़ाई मोड ऑन करो। टेंशन है, इन्वेस्टिगेटिव रिजल्ट कर लिया, आखिरी में कर लिया था, ये भी कर लिया, प्रिसाइज वाली बात भी, रिलायबिलिटी की बात भी कर ली थी, सुटेबिलिटी की बात भी कर ली थी, सैप की बात भी कर ली थी। हाँ, ये 4 तरह की टेक्निक भी डिस्कस कर ली थी। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर नीचे देखना है आपने को। ठीक है, फैक्टर्स भी हमने कर लिए, सब खत्म हो गया जी। बस 2 चीजें बची है, दैट्स इट। बस 2 चीजें बची है। हाँ जी, आओ डाउनलोड आओ। 2 चीजें। सबसे पहली बात, बस छोटी सी 2 चीजें, बड़े प्यार में समझिएगा। ठीक है, तनीष बेटा बता दिया आपको, देखना बिल्कुल देखिए, स्टार्टिंग से देखिए, बीच में मत देखिए इसको। ठीक है ना? चलिए इस बैच को स्टार्टिंग से देखिए। देखें, टाइमिंग की जहां तक बात है, सैप तीनों ही स्टेज में परफॉर्म होता है।
अब बेटा मस्ती बंद करनी चाहिए, ठीक है ना, थोड़ी सी बात बस खींचोगे 5 और डिले होगा, ये अपनी इसकी डिस्कशन बची, सब मिला के मैक्सिमम आधे घंटे की डिस्कशन, आधे घंटे वाइप करके अपने नया सेशन शुरू करना, ठीक है। चलिए, तो टाइमिंग की जहां तक बात है, सैप को अपन तीनों स्टेज में परफॉर्म करते हैं, प्लानिंग के अंदर भी, परफॉर्मेंस के अंदर भी और कंक्लूजन के अंदर भी। अपने को पता 3 स्टेज होती है, तीनों स्टेज में परफॉर्म करेंगे, तीनों स्टेज में, चाहे प्लानिंग की बात हो वहां भी करेंगे, टेस्टिंग मतलब परफॉर्मेंस स्टेज में, और चाहे कंप्लीशन मतलब रिपोर्टिंग फेज में वहां भी करेंगे। सर एक बात बताइए, हाँ बेटा पूछो सर, हम परफॉर्मेंस में करते हैं, समझ में आता है सैप का यूज, कल आपने हमें पढ़ाया था कि ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त भी सैप के रिजल्ट्स को कंसीडर करेंगे, दे विल असिस्ट यू इन फॉर्मिंग द ऑडिट ओपिनियन। आपको याद आ रहा हो कि ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करते वक्त सैप के रिजल्ट आपको हेल्प कर सकते हैं, इट कैन प्ले अ कोलैबोरेटिव रोल इन फॉर्मिंग अ कंक्लूजन, इन फॉर्मिंग अ कंक्लूजन की रिपोर्ट कैसी देनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सैप यूजफुल है परफॉर्मेंस के अंदर भी, सैप यूजफुल है रिपोर्टिंग के अंदर भी, बट सर व्हाई सैप इज रेलेवेंट इन प्लानिंग फेज, सैप प्लानिंग में कैसे कैसे रेलेवेंट है? सर जहां तक प्लानिंग की बात है, एज फार एज प्लानिंग इज कंसर्न, देखो यार, अगर आप सैप परफॉर्म करते हो तो आपको एंटिटी के बारे में चीजें समझ में आएंगी कि एंटिटी किस तरह का बिजनेस, किस तरह का नेचर है उसका, समझ में आएगा कि रेंडल कितना पार्ट है, कितना क्या 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 उनका बिजनेस वो कर रहे हैं, क्या नेचर ऑपरेशन है। दूसरी बात क्या है कि प्लानिंग में ही रिस्क का पता लग जाएगा। अगर आप सैप परफॉर्म करते हैं, यू विल गेट टू नो कि यहां रिस्क हो सकता है भाई। अगर आपने प्लानिंग फेज में फॉर एग्जांपल सर्जरी तौर पे आपने देख लिया कि इनके मोटा मोटी सेल कितना, परचेज कितना, बड़े खर्चे कितने हैं, तो अगर आपको लगता है यार कि वहां बहुत जबरदस्त कोई अनयूजुअल फ्लक्चुएशन दिख रहा है आपको, या आपने पिछले ऑडिटर से बात की, उसने आपको बोला कि सर इनका तो बहुत बुरी हालत है, कभी एकदम खर्चे बढ़ा देते हैं, कभी कम कर देते हैं, तो इनके तो रिलेशनशिप बड़ी इनकंसिस्टेंट है। तो सर अगर आपको प्लानिंग फेज में, अगर आप सैप परफॉर्म करते हैं, तो यू विल गेट टू नो द रिस्क, यू विल आइडेंटिफाई द रिस्क। और अगर रिस्क को प्लानिंग में ही भाप लिया आपने, रिस्क का अंदाजा प्लानिंग में लगा लिया आपने, तो सर आगे चल के सब्सटेंटिव को या परफॉर्मेंस स्टेज पे अपने प्रोसीजर अकॉर्डिंगली डिजाइन करके एक बेहतर तरीके से ऑडिट कर सकते हैं। तो जहां तक ठीक है प्लानिंग की बात है, ठीक है, जहां तक प्लानिंग की बात है, इसमें कहीं ना कहीं क्लाइंट का बिजनेस समझते हैं आप, रिस्क कहां है वो पता लगता है सर, ठीक है। साथ में जब रिस्क पता लगेगा मेरे भाई, हम कई बार पढ़ चुके हैं, रिस्क ही आगे की सब्सटेंटिव की रूपरेखा तय करेगा। अगर आपको याद हो 3 बातें, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, सैप जब, हाँ, सैप जब परफॉर्म करते हैं सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर कंसीडर करते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी? सिर्फ फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल का पढ़ाया था आपको, जल्दी बोलोगे, बोथ, इट यूज बोथ फाइनेंशियल डेटा एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बोथ। आपको पता है सर, पिछले 5-7 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी देखिए, भर भर के क्वेश्चन डाला इन्होंने, हर दूसरी तीसरी एमटीपी आरटीपी में बार बार कि क्यों सैप रेलेवेंट है प्लानिंग फेज में। आएगा, आ सकता है, कितने नंबर में? 3, उससे ऊपर नहीं, नमी नहीं, 3 नंबर से ऊपर आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा लिख के छाप दें, मिलेंगे 3 व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। लिखना क्या है सर, प्लानिंग में सैप परफॉर्म करोगे तो बिजनेस समझ में आएगा, रिस्क का पता लगेगा, क्या बात है, क्या बात है, इसके बारे में आपको पता नहीं था, सही बात। इससे आप एंटी ही रूपरेखा तय कर पाएंगे, और जब प्लानिंग जब आप करेंगे, जब आप प्लानिंग में सैप परफॉर्म करेंगे, तो यू विल कंसीडर बोथ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही है सर। ये वे बिकॉज़ सारा दिन पढ़ के एग्जॉस्ट हो जाते हैं। हाँ डावाडोल क्या करेंगे? अरे ऑडिट में अपने अलग मजे आते हैं यार, देखो लॉ भी प्यार है, पहला प्यार है, लेकिन ऑडिट भी अपना अलग मजेदार सब्जेक्ट है रे बाबा, ठीक है, मजेदार सब्जेक्ट है भाई, तेरी कोई दिक्कत नहीं, मस्ती में पढ़ो, लॉ में कोई दिक्कत नहीं है, ना ना, लॉ बाहर वाली, ऑडिट बाहर वाली, लॉ क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते, बात तो करनी नहीं है, यहाँ टाइम करना नहीं, पढ़ना है बच्चों, आओ आगे बढ़ेंगे, ठीक है सर। तो ये हो गया, छोटे-मोटे डिस्कशन बचे हैं, मतलब आ नहीं सकता यहाँ से, क्यों नहीं आएगा भाई, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, देखा नहीं कितना क्वेश्चन पूछ रहा, आखिरी जाके इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट, तो यहाँ देखा 3 नंबर आ रहे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बताओ सर, अरे चलो पढ़ रही हो तो एक दो बातें और बची, बताइए क्या है जीवन। अच्छा एक बात बताइए सर, हाँ बेटा, सर हाँ बेटा बोलो, सैप परफॉर्म क्यों करते हैं, व्हाई, पर्पस क्या है इसका, ठीक है। देखो बस वही 4-5-6 बातें हैं, मतलब अब दम नहीं है, मतलब अब तो फॉर्मेलिटी पूरी करें, औपचारिकताएं। देखो पहली बात सुनो ध्यान से, सैप हम इसलिए परफॉर्म करते हैं, हाँ, ताकि रिलेशनशिप को देख पाएं और रिलेशनशिप से अंदाजा लगा पाएं कि क्या डेटा और बैलेंस रीजनेबल है क्या। बात तो सही है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत बढ़िया। 10% का ट्रेंड था, पिछले साल का खर्चा 3 करोड़ था, हमारा एक्सपेक्टेशन 3 करोड़ 30 लाख का, एक्चुअल खर्चा 10 करोड़ था। मेरे भाई एक बात बताओ, क्या 10 करोड़ रीजनेबल होगा हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से? जो हमने रिलेशनशिप बनाई है 10% हर साल, अगर 10% की रिलेशनशिप है और हर साल 10% की ग्रोथ है और पिछले साल 3 करोड़ था, तो 3 करोड़ प्लस 10% करेंगे तो 3 करोड़ 30 लाख हो जाएगा मालिक, 3 करोड़ 30 लाख एक्सपेक्टेड और एक्चुअल 10 करोड़ रुपए, तो कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप आपको बता रही है कि द डेटा इज नॉट रीजनेबल। तो सर सैप परफॉर्म करते हैं इसलिए कि पता कर सकें जो डेटा लिखा है वो रीजनेबल है या नहीं, वो रीजनेबल है या नहीं, जो रेंटल इनकम लिखी है वो रीजनेबल है या नहीं। इसीलिए आपने कोविड का फैक्टर देखा, उस जगह को देखा, आपने अगर रेंट पे किया है तो आपने पर स्क्वायर फीट एरिया देखा, अगर सैलरी देख रहे हो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय आप देख रहे हो, सही सारे फैक्टर कंसीडर करते हैं। यू एसेस द रिलेशनशिप to identify or to evaluate whether the data is reasonable or not. तो डेटा रीजनेबल है, ठीक है। और बताओ अरे आप तो बताइए क्या, फिर भी कंपेयर करो भैया, क्या कंपेयर करें, P&L वगैरह की बातें पिछले सालों के साथ, ये भी वाली बात है। अरे यार सैलरी कंपेयर कर लो साल पिछले साल से, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कंपेयर कर लो साल पिछले साल से, सर हाँ सर, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है सर, अगर पूरा बंद कर ले, प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है उसके बैलेंसेस, अच्छा मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस भी आएगा, हाँ आएगा, सैलरी भी आएगी, बिल्कुल आएगी, रेंट रिसीव भी आएगा, बिल्कुल आएगा। पिछले साल से कंपेयर करिए और पूछिए भाई क्या रीजन है, ऐसा क्या हुआ कि सैलरी इतनी बढ़ गई, ऐसा क्या हुआ जो 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 रेंट रिसीव इतना कम हो गया, ठीक है। अरे आगे बढ़ते और बताओ याद है हमने रेशियोज देखे थे, रेशियो एनालिसिस,
सर रेशियोज भी तो कंपेयर कर सकते हैं ना इस साल के पिछले साल के साथ, रेशियोज भी कंपेयर कर सकते हैं हमारे एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ। तो सर एक बात बताइए ना सर कोई रेशियो बताएंगे सर? आपको पता है सर बहुत सारे रेशियो टर्नओवर के साथ कनेक्ट होते हैं सर। एनी रेशियो व्हिच इज कनेक्टेड विद टर्नओवर, एनी रेशियो इज कनेक्टेड विद टर्नओवर, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट, एनपीजीपी, कोई ढंग का रेशियो बता दो मुझे जीवन के, कमीशन पे आउट, एसपी मार्जिन रेशियो, एफएटीआर, सीटीआर, डीटीआर, डेटा टर्नओवर रेशियो। एक बात देखिए, समझना बहुत ध्यान से भी सर, जब रेशियोज कंपेयर करेंगे ना आप, तो रेशियोज कंपेयर करके भी आपको आइडिया लगेगा कि सर कुछ खर्चे सेल के मुकाबले कितने। मैं आपको एक मस्त पॉइंट बताता हूं, चलो अब बात निकली है तो थोड़ी दूर तक तो जाएगी। लो 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 हाँ हो गया, चलो देखो। अरे लाला जी पढ़ाई कर रहे हैं सर, सेल का कितने परसेंट एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रहे हैं? जल्दी बोलो जरा। 20%, 20% बच्चों, 20%, 20%। इस साल कितना खर्च कर रहे हैं जी? इस साल ध्यान से सुनना मेरी बात, 25%, जरा 25% आ, ठीक है जी। जरा 20 किलो ते 15 ते बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। जरा 40%। पूरी बात समझना ध्यान से, एक मस्त पॉइंट आपको बताता हूं। अभी एडवर्टाइजमेंट खर्चा सेल का, सुनो, सेल का 20% है, यहाँ 25% है, यहाँ 40% है। आपको पता है सर कुछ खर्चे सेल से रिलेटेड होते हैं। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, 2-3 बातें। जैसे कि सर कई बार इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट करोगे तो सेल तो बढ़ेगी। ये सेल को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप। जैसे कुछ खर्चे परचेज से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, फ्राइट। अब परचेज करो तो फ्राइट होगा नहीं करेगा, नहीं होगा। पता है ना आपको, तो पता होगा डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर जो खर्चे सेल से कनेक्टेड हैं, सेल से कनेक्टेड हैं, वो खर्चे किस लेवल के साथ बढ़े हैं या कम हुए हैं, उनका पर ईयर में क्या रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू सेल। कि सेल इतनी थी तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इतना था, सेल इतनी तो एडवर्टाइजमेंट इतना था, आज सेल इतनी तो एडवर्टाइजमेंट इतना है। मेरे भाई पूछोगे ना कि हिसाब से आप बढ़ रहे हो मेरे भाई, ऐसा ना हो कि 3-4 साल बाद कि 10 करोड़ की सेल हो और 10 करोड़ एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दो आप। यू नेवर नो, यू नेवर नो। जिस स्पीड के साथ बढ़ रहे हो वाले का सर, इन चीजों से ना पता लगता है अगर आप सेल से रिलेट करते हैं कि ठीक है देखने में तो बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, लेकिन जब सेल से कनेक्ट करेंगे ना तो देखेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और सेल का 40% एडवर्टाइजमेंट ले जा रहा है। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, व्हाई? हो सकता है एंटिटी आपको कन्विंसिंग आंसर दे दे कि सर 2-3 साल तो लगेगा, एक बार प्रोडक्ट थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाए, थोड़ा मार्केट में नाम हो जाए, सेल अपने आप बूस्ट करेगी, वो कन्विंसिंग आंसर दे सकता है। लेकिन आपका काम इंक्वायरी करना। तो सर एक बात बताओ, यहां भी तो आपने सैप परफॉर्म किया ना, सैप आपने किस चीज समझना बहुत ध्यान से, कंसंट्रेशन नीडेड। सैप आपने किस चीज का परफॉर्म किया सर? आपने क्या किया मैं आपको बताऊं, आपने कुछ एक्सपेंस देखे, उनका रेशियोज कंपेयर किया सेल के साथ, ठीक है। फिर आपने सेम रेशियो कर दिया पिछले साल से, देखा भी आपने 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 40% का देखा, उसे कंपेयर किया पिछले साल के 20-25% के साथ। फिर आपने देखा है उसमें इंक्रीज है डिक्रीज है, उसमें इंक्रीज है डिक्रीज है। इंक्रीज डिक्रीज कैसे देखेंगे सर? इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे इन रिलेशन टू सेल, इन रिलेशन टू सेल। मेरे भाई आप मैनेजमेंट से पूछोगे ना यार कि आपका ये बढ़ तो रहा है, आपका 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 एडवर्टाइजमेंट मालिक 150% हो गया, क्या सेल 150% हुई क्या? ये आपका 200% बढ़ गया आपका एडवर्टाइजमेंट खर्चा, क्या सेल 200% बढ़ी क्या? क्या 10 की 15 हुई क्या 12 की 24 हुई क्या? तो सर कमी तो है ना, दिक्कत तो है, दिक्कत तो है। You will identify some certain expenses. You will compare the ratio of certain expenses with the previous year ratios, and you will ascertain, you will confirm whether there is increase or decrease in that particular expense in relation to sale. मतलब आप इस साल के खर्चों को, उसके रेशियो को आप पिछले साल के रेशियो के साथ कंपेयर करिए और आप देखिए कि क्या उसमें कोई एडिशन डिक्रीज, मतलब डिक्रीज है क्या, कुछ रिडक्शन है, एडिशन है क्या, क्या कुछ बढ़ रहा है, कम हो रहा है क्या, और इसे जरूर रिलेटिवली कंपेयर करिए सेल के साथ। इसे आइसोलेशन में कंपेयर मत करिए। अगर ये बढ़ रहा है तो क्या सेल भी बढ़ रही है क्या, उस हिसाब से, ठीक है। सो दिस इज सम सॉर्ट ऑफ पर्पस। इससे देखो मैं आपको बताऊं पर्पस क्या निकलता है। पर्पस निकलता है मालिक, जो खर्चे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं वो सेल के रिलेटिव है या नहीं, सेल उस हिसाब से बढ़ रही है या कम हो रही है या नहीं, ये आपको आइडिया लगता है कि कहीं कोई अननेसेसरी एक्सपेंस तो नहीं किए जा रहे हो आप, कहीं कोई अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। देखो पहली बात आपको वो देखना है कि क्या डेटा, क्या अकाउंट बैलेंस रीजनेबल है क्या। दूसरी बात आप P&L के बैलेंस को पिछले साल से कंपेयर करिए और पूछिए भाई क्या रीजन है इंक्रीज डिक्रीज का। अब आप बोलोगे सर सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट तो सेम है। मेरे भाई सेकंड पॉइंट में ना इस साल के फिगर को पिछले साल के फिगर से कंपेयर कर लिया, दैट्स इट। लेकिन थर्ड वाले में उसे रिलेट किया सेल के साथ, उसका रेशियो कंपेयर किया पिछले साल के साथ। समझो मेरी बात में, यहाँ इन सेल्स है। और अगर आपको लगे कि डिफरेंस हमने पहले बात की हुई है बहुत ज्यादा है, तो अल्टर पूछेगा उसका रीजन क्या है। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि अकाउंट्स मैनिपुलेट हो रहे हैं, कि फर्जी खर्चे दिखा रहे हैं, खर्चे कम कर रहे हैं प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। पढ़ा चुका हूं आपको पिछले चैप्टर के अंदर फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर आपको याद हो एफएफआर। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट बढ़ाते हैं और क्यों कम करते हैं, क्यों बढ़ाते हैं, ठीक है। नहीं सब आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। यार बहुत सारी हमने कल भी पढ़ा है, ये खर्चा बहुत ज्यादा अनरीजनेबल बढ़ गया, बहुत कम हो गया, तो भाई प्रॉफिट बढ़ाओ, कम तो नहीं कर रहे आप, अकाउंट्स को मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हो, 240 अटैक हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तीसरी चौथी बात कह सकते हैं, कोई पॉइंट नहीं है ये। देखो यार
इन्होंने इनडायरेक्ट की बात हमने ऊपर की थी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की सेल के साथ कनेक्ट करके। कोई बता सकते हो डायरेक्ट एक्सपेंस विद रिस्पेक्ट टू सेल, एनी डायरेक्ट एक्सपेंस जो सेल के साथ सीधे सीधे कनेक्टेड है? एनीवन? एनी? हाँ, कैरिज आउटवर्ड, सही बोला आपने, कैरिज आउटवर्ड, जो भाड़ा जो फ्लाइट आप भेजने का दे रहे हो, जैसे हमारी शिपिंग है, तो बुक का ऑर्डर आएगा तभी शिपिंग जाएगी, बुक का ऑर्डर आएगा तभी शिपिंग जाएगी, जितना ऑर्डर उतनी शिपिंग, और डिस्पैचिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट, पैकेजिंग, कमीशन ऑन सेल, तो वही बात इन्होंने यहाँ पे कर ली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेल के साथ अगर कोई भी एक्सपेंस का डायरेक्ट रिलेशन है उसे भी चेक कर लीजिए, चाहे कमीशन हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे 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 भी आप ट्रेंड वगैरह देख सकते हैं, मतलब कोई दमदार पॉइंट नहीं है। हमने ऊपर इनडायरेक्ट एक्सपेंस देखा था, जैसे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस की बात है, कमीशन वगैरह। ठीक है, चलो एक लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसमें नहीं है सच 4 पॉइंट्स। अच्छा, कई बार ना आपको ऐसा मिलेगा अकाउंट्स में कि कोई बहुत स्टीप फॉल है, कोई खर्चा ऐसा है, कोई खर्चा ऐसा है जो बहुत ज्यादा कम हो गया, कोई रीजन, या तो जहां प्रोविजन बना रहे थे वहां प्रोविजन नहीं बना रहे आप, जहां प्रोविजन बना रहे थे वहां प्रोविजन बना ही नहीं रहे आप, जहां प्रोविजन बना रहे थे वहां प्रोविजन बहुत कम बना रहे हो आप, बहुत कम बना रहे हो आप। सर जब जब आपको ऐसा लगे कि कॉस्ट में एबनॉर्मल फॉल है, तो आप मुझे बताओ क्या ऑडिटर एबनॉर्मल फॉल को इग्नोर कर देगा या आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा? क्या एबनॉर्मल फॉल को इग्नोर कर देगा या फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगा? ही शैल इन्वेस्टिगेट, ही शैल इन्वेस्टिगेट, ही शैल इन्वेस्टिगेट, ही शैल इन्वेस्टिगेट। उसे कंपेयर करिए पिछले सालों की एंट्रीज के साथ, जब कभी डाउट हो, व्हेन इट इज सस्पेक्टेड, आपको ऐसा लगे आप कंपेयर करिए। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए सर, एक बात और ध्यान रखिए। ऐसा भी हो सकता है, मैंने पढ़ाया हुआ पॉइंट आपको पढ़ाया हुआ है, ऐसा तो नहीं है सर इस साल वो अपना प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं, इसीलिए मार्च का खर्चा मार्च में दिखाया ही नहीं, मार्च के सारे खर्चे अगले फाइनेंशियल ईयर में दिखा दिए। मतलब ये आपका अप्रैल से मार्च 2000, यहाँ लिख देता हूँ, अप्रैल 21 से मार्च 22, ठीक है, ये आपका 21-22 का फाइनेंशियल ईयर है, ये है 22-23। कंपनी का टारगेट है, कंपनी का टारगेट है कि हमें ना 50 करोड़ प्रॉफिट रिपोर्ट ही करना है, इन्वेस्टमेंट आना है बाहर से, इन्वेस्टर को चाहिए कम से कम 50 करोड़ प्रॉफिट। सर कोई ऐसा खर्चा जो लास्ट में हो रहा था, लास्ट के महीने में, फॉर एग्जाम्पल वो खर्चा था 7 करोड़ रुपए का, वो खर्चा आपने मार्च 22 में दिखाया नहीं, बल्कि आपने उसे अप्रैल 22 में रिकॉर्ड कर दिया। वो खर्चा था मार्च 22 का, आपने अप्रैल 22 में रिकॉर्ड कर दिया, तो अल्टीमेटली 7 करोड़ का खर्चा यहाँ इस फाइनेंशियल में कम हो गया। जैसे 7 करोड़ खर्चा इसमें कम होगा तो अल्टीमेटली इसमें प्रॉफिट बढ़ जाएगा 7 करोड़ से। सर आपको परफॉर्म करना होगा कट ऑफ प्रोसीजर, याद करिए, आखिरी के खर्चे, आखिरी की एंट्री, आखिरी के वाउचर चेक करिए, ताकि ये एसर्टेन कर सके कि इस साल खर्चा अगले साल तो नहीं दिखा दिया। तो जब जब आपको लगे बहुत एबनॉर्मल फॉल है, उसे इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा, और इन्वेस्टिगेट करने के लिए खासकर आखिरी खर्चे जरूर चेक करिए कि इस साल खर्चे को फॉलोइंग ईयर में नहीं दिखा दिया आपने, कहीं फॉलोइंग ईयर में नहीं दिखा दिया आपने। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूं इसमें कोई भी नया पॉइंट हमने नहीं पढ़ा, हमने चर्चा जरूर की है इसमें 20 मिनट के आसपास, लेकिन कोई नया पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से, मैं आपको कहीं कहीं चीजें पढ़ा चुका हूं, बट स्टैंडर्ड के बेयर में दिया है, स्टडी मैनेजर की बात करता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में, रिस्क लेने में। ठीक है, हम क्यों रिस्क लेंगे फालतू में, तो हमें पढ़नी है और ये चीजें हैं, एक बार सारा रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो सबसे पहली बात, हम एआरपी परफॉर्म क्यों करेंगे? कंपैरिजन इसलिए करते हैं ताकि देख सके डेटा रीजनेबल है या नहीं, ताकि डेटा रीजनेबल है या नहीं। इस साल के पीएनएल के फिगर को पिछले साल के साथ कंपेयर करेंगे ताकि रीजन डिटेक्ट कर सके इंक्रीज डिक्रीज से। सेल के साथ जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं उन्हें उनके रेशियो बनाकर पिछले साल के साथ कंपेयर करिए और देखिए कि क्या सेल के रिलेशन में बढ़ और घट रहे हैं क्या। सेल के साथ जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसे भी कंपेयर करिए और देखिए भाई कि पिछले सालों में क्या इंक्रीज डिक्रीज पे एबनॉर्मल तो नहीं है, ट्रेंड वगैरह ऑब्जर्व करिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब कभी एबनॉर्मल मटेरियल लगे आपको डिफरेंस है तो रेट बारे में पूछेगा, और अगर कोई एक्सपेंस बिल्कुल कम हो चुका है, एबनॉर्मल फॉल है, तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। उसमें 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 आप ये देखिए, उसमें आप ये देखिए कि भाई कि ऐसा तो नहीं कि इस साल खर्चा अगले साल दिखा दिया प्रॉफिट हाई रिपोर्ट करने के लिए, उसके लिए आपको ईयर की चीजें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है कि भाई इस साल का जो एक्सपेंस है तो नहीं अगले साल दिखा दिया। ठीक है, मतलब डाउन नहीं है सिंसियरली, कोई बहुत बेहतरीन इसमें कोई बात नहीं है, वही अलग अलग पॉइंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ेगा वही पॉइंट्स है। ठीक है जी, बढ़िया, लिखवाऊंगा नहीं अभी, लिखाऊंगा आखिरी में, कल 530 शुरू करूंगा, क्या रिदम बिगड़ जाती है, तो लिखवा दूंगा, आपको बताया मैं तो लिखवा देता हूँ, ऐसा कोई नहीं लिखवा दो, आपको टेंशन ना लो। ठीक, नहीं मुझे लगा फ्लो तो बना लेकिन चक्कर ही खत्म हो गया। ठीक है, वरना पहला पुलिस हम लगाते हैं 1 घंटे 10 मिनट में, हाँ लास्ट में लिखाऊंगा यार, अभी क्या है बहुत ज्यादा लिखने का है, फिर क्या होगा सैम्पलिंग लेकर जाएगी, सैम्पलिंग में कम से कम 1 घंटे चाहिए अपने को, कम से कम 1 घंटा चीजें समझने में, बेस समझने में। वैसे 2 घंटे लगते हैं लेकिन तब भी थोड़ा बहुत बेस आपको 1 घंटे बता सकता हूँ। दिस इज वन ऑफ द यू कैन से द लैंग्वेज स्टैंडर्ड, बड़ा स्टैंडर्ड है, एक क्वेश्चन फिक्स है। अभी सिर्फ मैं कांसेप्ट पे फोकस कर रहा हूं, लिखवा कुछ भी नहीं रहा हूं आपको, ठीक है, खासकर 530 में कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूं, अभी सिर्फ कांसेप्ट पे फोकस कर रहा हूं। चीजें अपने आप लिखते हो चलो वो बात अलग है, बट लिखना इज नॉट द मोटिव, समझना इज द मोटिव। कुछ चीजें साथ में लिखते हो चलेंगे, वो समझते हो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन फिक्स है मेरे भाई, एक दो एमसीक्यू फिक्स है, यहां से 2 भी आते हैं क्वेश्चन। ऐसा हुआ है कि इंस्टीट्यूट में कभी-कभी 2 क्वेश्चन पूछे हैं चैप्टर से, तो वेटेज मान के चलिए नहीं 10 नंबर तो नहीं कह सकते हर बार, लेकिन ये मान के चलिए कि 5 से 6 नंबर में वेटेज है, इट कैन गो टू 10 मार्क्स। ठीक है, आज का लेक्चर लग जाएगा, अगला लेक्चर लग जाएगा, थोड़ा बहुत हो सकता है कि उससे लग जाए, मतलब समझने में ना, मैं आपको ईमानदारी से, अगर फ्लो हो समय हो समझने 2 घंटे की कहानी है, लेकिन फ्लो रुकता है, लेक्चर भी अपने पास 1.5 घंटे बचे हैं, 1.5 घंटे से कम बचे हैं, तो फ्लो रुकता है, टाइम लगता है, लेकिन आपको बोल रहा हूं बहुत जबरदस्त स्टैंडर्ड है, मजा आ जाएगा आपको स्टैंडर्ड पढ़ के। ठीक, बेहतरीन। चलिए
शुरू करते हैं। सर ये आपके सामने कुछ ट्रांजैक्शन है, सुन लो, आप देखो मस्ती करने लग गए ना सब। आपके सामने ट्रांजैक्शन है, फॉर एग्जांपल आप मानिए 100 ट्रांजैक्शन है, ठीक है। हम क्या करते हैं सर, हम ना सैंपलिंग का सहारा लेते हैं, हम सैंपलिंग का सहारा लेते हैं। हम 100 में से, अभी डाउट मत पूछना बस, ठीक है। 100 में से 100 में से आप ये समझिए कि हम फॉर एग्जांपल जो ट्रांजैक्शन हम चेक कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन टू बी चेक, ट्रांजैक्शन टू बी चेक, फॉर एग्जांपल जी हम चेक कर रहे हैं 10 ट्रांजैक्शन मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब सर होता क्या है, ये जो 100 ट्रांजैक्शन है ना बच्चे, इसे कहते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन। कहां पढ़ लिया मैंने, आपके कमेंट पढ़ता ही नहीं इसलिए। 10 ट्रांजैक्शन चेक करने हैं, इसे बोलेंगे सैंपल साइज। क्या बोलेंगे भाई, सैंपल साइज, सैंपल साइज, समझना बात को ध्यान से। ये 100 ट्रांजैक्शन है, 100 में आप 10 चेक कर रहे हैं, मतलब वहां पे पॉपुलेशन 100 की है, 10 चेक कर रहे हैं, सैंपल साइज 10 का है। एक बात समझना बच्चे ध्यान से, यहां पे इस सिचुएशन में जब आप 100 में से 10 ट्रांजैक्शन चेक करेंगे, इसे हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज सैंपलिंग, एंड दिस इज आल्सो नोन एज हेलो जी हेलो टेस्ट चेकिंग। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैंपलिंग एग्जैक्टली? सैंपलिंग एग्जैक्टली मींस एग्जामिनिंग और चेकिंग लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन। आप 100 में से 99 वाउचर चेक करोगे ना भाई, सैंपलिंग मानेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं 530 में लिखा है, लेस देन 100%। अभी पूछ लिया उन्होंने, ये सवाल स्टूडेंट पूछ लिया, सब गाली करा दोगे आप लोग, इसलिए इनको तोड़ो मत, मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। 100 में से 100% में से कुछ भी कम चेक करोगे, वो सैंपलिंग है, वो सैंपलिंग है। अभी आप 100 में से 98 वाउचर चेक करिए, वो सैंपलिंग है। 100 में से 8 करिए, वो भी सैंपलिंग है, ठीक है। तो इट इज लेस देन, बड़ा पेशेंस रहो, इसलिए कह रहा हूं 100% ऑफ द पॉपुलेशन। पहले आप टर्म्स तो समझ लो, ये एक अलग दुनिया में हो, इसके पहले शब्द समझने पड़ेंगे आपको, एबीसीडी क्या है, इसकी वोकैबुलरी समझनी पड़ेगी स्टैंडर्ड की, ठीक है। तभी कुछ स्टैंडर्ड पढ़ने पड़ेगा। मैं आपको वोकैबुलरी समझा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ अभी आपको वोकैबुलरी समझा रहा हूं कि टर्म्स क्या कहते हैं, ठीक है। सो टोटल ट्रांजैक्शन, द यूनिवर्स इज द पॉपुलेशन, द आइटम व्हिच इज टू बी एग्जामिन्ड इज सैंपल साइज, the technique to examine less than 100% population is sampling, it is also known as test checking। अब सर एक बात बताओ, 100 में से 10 ही चेक करेंगे और कौन से 10 चेक करेंगे, ये कैसे तय करेंगे? आपके मन में क्या डाउट है, सब पता है सर। 100 में से 10 ही चेक करेंगे और कौन से 10 चेक करेंगे, ये कैसे तय करेंगे? आपको पता है सर, सैंपलिंग की दो तरीके होते हैं, सैंपलिंग के दो तरीके होते हैं, दो अप्रोच होती है, अप्रोच। एक होती है जजमेंटल सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग थोड़ा समझना अभी ध्यान से, और एक होती है स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। सर जजमेंटल सैंपलिंग मींस, यार मैं एक ऑडिटर हूं, मेरे को 12 साल एक्सपीरियंस मान लेते हैं, ठीक है। यथार्थ मेरे यहाँ पे आर्टिकल है, बोला सर अभी जा रहा हूं ऑडिट करने, थोड़ा गाइड कर दो क्या चेक करना है। मैंने बोला एक काम करना, यथार्थ 25% ट्रांजैक्शन चेक कर लियो। ये जो एंटिटी है ना, ये बड़ी शातिर दिमाग से, तू एक काम कर, तू ना हर महीने के आखिरी के 30 वाउचर जरूर चेक करियो, ये वहां जरूरत है। हर महीने के आखिरी के 30 वाउचर जरूर चेक करियो, ये वहां जरूरत है। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है साहब, ये मेरा जजमेंट बोल रहा है ऑडिटर का। मैं कोई मैथमेटिकल टेक्निक नहीं लगा रहा, मैं कोई प्रोबेबिलिटी थ्योरी नहीं लगा रहा उसमें, ना कोई स्टैटिस्टिकल टूल लगा रहा उसमें। दिस इज माय जजमेंट, दिस इज द जजमेंट ऑफ ऑडिटर। मैंने बोला काम कर, इनकी सेल्स इनवॉइस मैंने देखा है बहुत गड़बड़ करते हैं। तू ना ये महीने में 1000 इनवॉइस काटते हैं, इनकी 25 नंबर होती है। तू ना एक काम जरूर कर बेटा, 251 से लेके 400 तक की वाउचर जरूर चेक कर लियो, सेम इनवॉइस की कॉपी, जो रसीद नंबर 251 से 400 तक वो जरूर चेक करो, वहां जरूर करते हैं। जजमेंट है, जजमेंट है। मैं सिर्फ अप्रोच की बात कर रहा हूं, टेक्निक की नहीं। आई एम डिस्कसिंग अबाउट अप्रोच, टेक्निक तो बाद में समझाऊंगा। अप्रोच ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन लेकिन मैंने आर्टिकल से बोला, मैंने कहा बेटा तू जा 25-30% ट्रांजैक्शन चेक करना। बोला सर कैसे चेक करूं? मैंने कहा मैं बताता हूं। बच्चों आपके पास मोबाइल खाली हो, उठा लो जरा, आपके पास मोबाइल खाली उठा लो जरा, ठीक है। अब उसमें गूगल में जाओ, गूगल में जाके आप टाइप करिए रैंडम नंबर जनरेटर। रैंडम नंबर जनरेटर डालने पर ऐसा आ जाएगा, ऐसा। चलो बाकी लोग को बता, ऐसा आ गया, मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अब मैंने मालिक इसमें डाल दिया 100, ठीक है, मैंने डाल दिया 100, क्योंकि 100 वही है, 100 वही है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मेरी बात समझो, पूरी बात समझना ध्यान से, घबराना मत। मुझे 10 वाउचर चेक करने हैं 100 में से, मान लेते हैं मुझे 100 में से 10 वाउचर चेक करने हैं, फाइल में 100 वाउचर पड़े, 10 ही चेक करने हैं, लेकिन कौन से 10? मैंने क्या किया, इसके यहां गया, मैंने इस पे दबाया भाई जनरेट, इनवॉइस नंबर 72 उठा लो, फिर डाला जी इनवॉइस नंबर 70 उठा लो, फिर डाला जी बहुत बढ़िया इनवॉइस नंबर 86 उठा लो, फिर जी इनवॉइस नंबर 80, फिर जी बहुत बढ़िया इनवॉइस नंबर 69 उठा लो। ऐसे आपको भी मिलता जा रहा होगा सर। ये अब हो चुका है ऑटोमेटेड। पहले इसके लिए खरीदने पड़ते थे स्टेशनरी शॉप से रैंडम नंबर टेबल, अब चीजें ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, तो रैंडम, सुनो, चीजें ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, तो रैंडम नंबर जनरेटर आपको मिल जाता है गूगल पे। इसे बोलते हैं रैंडम नंबर जनरेटर, रैंडम नंबर जनरेटर। एक्चुअली क्या होता है, मैं एक बार बताता हूं आपको, बहुत डेप्थ है भाई साहब, शुरू किया हमने। क्या होता है सर कि जहां मेरा जजमेंट है ना, मेरे भाई मेरी बात सुनो, जहां मेरा जजमेंट है ना, वहां मेरे साथ बायस जरूर आएगी।
मैंने कहा एक काम करें, तू आखिरी में 50 चेक कर लियो, आखिरी में चेक कर लियो हर महीने के। मैनेजमेंट को पता था कि हर बार आखिरी के चेक करता है बस, उसने आखिरी सब कुछ ठीक किया, गड़बड़ी कर दी शुरुआत में, वो तो रहेगा ना सर, वो तो रहेगा ना सर। ऑडिटर का जजमेंट अपने साथ बायसनेस लेकर आएगा, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। लेकिन सर स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, दिस इज अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, दिस इज अ मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। सो दिस रिमूव्स द बायसनेस ऑफ द ऑडिटर। ये स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है, स्टैटिस्टिकल में एक टेक्निक है, इसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। मैं भी आपको टेक्निक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ अप्रोच बता रहा हूं। दिस इज नेम्ड एज सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। सो दिस इज स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, इट इज नोन एज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। टेक्निक है इसकी मेरे भाई। सिंपल रैंडम की ड्यूटी पता है क्या है? एवरी आइटम इज हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, एवरी आइटम इज हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। कभी तंबोला खेला है, लोटो, हाउसी, कोई भी नंबर कभी भी निकल आता है। 90 90 ओनली नंबर 7 20 20। समझ अच्छी वाली बात है। मेरे साथ क्या होगा आपको बताता हूँ। कोविड जब फर्स्ट वेव थी, सब अपने घर में फंसे, कुछ था नहीं, मैं होम टाउन चला गया, तो मेरे घर में हाउसी की 2 टिकटें पड़ी थी, 2 बंडल। तो हमारे पास वो नहीं था टेबल, और वो क्यों होते हैं जो कि कीज क्या बोलते हैं। तो मैंने कहा यार ये नेट पे जरूर मिलेगा, तो मैंने नेट पे सर्च किया, तो नेट पे था, ये रैंडम नंबर जनरेटर हो गया क्या, ठीक है। तो मैंने नेट से हम एक मोबाइल लेके बैठे थे, बाकी सब घर के परिवार के लोग हाउसी खेल रहे थे, सब काम चल गया, निकल गई फर्स्ट वेव, तो ऐसे निकल गई, ठीक है। तो भाई क्या नहीं आज की नेट में, तो अब रैंडम नंबर टेबल रिप्लेस हो चुके हैं, रैंडम नंबर जनरेटर आ चुका है। अगर आप ये सब टेक्निक लगाते हैं, मैं बता रहा हूं, अभी तो शुरू किया जैसे, अगर आप ये सब टेक्निक लगाते हैं, दिस इज अ टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। मैं सिर्फ अप्रोच बता रहा हूं, अप्रोच, टेक्निक पे घुस नहीं रहा हूं मैं भी, ठीक है। आंटी को किटी में बहुत देखा है, नंबर बोलने के हमेशा बैठी रहती है, सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जजमेंटल सैंपलिंग, स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग। अच्छा सर एक बात बताइए, अब जैसे 100 ट्रांजैक्शन है, ठीक है, एक ट्रांजैक्शन है बच्चे 400 रुपए का, ठीक है। दूसरा ट्रांजैक्शन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन है 8,000 रुपए का। तीसरा ट्रांजैक्शन है जी 2600 का। ये जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होते हैं ना, इंडिविजुअल 25 जुलाई का ट्रांजैक्शन 8,000 रुपए का, 13 मई का ट्रांजैक्शन 8600 का, इन्हें बोलते हैं दीज आर नोन एज सैंपलिंग यूनिट्स, सैंपलिंग यूनिट्स, दिस इज नोन एज सैंपलिंग यूनिट्स, ठीक है। डेफिनेशन पर अभी हम वो क्या सीख रहे हैं, ठीक है। पॉपुलेशन 100, जिसमें जो चेक करोगे 10 सैंपल साइज, जो तरीका है सैंपलिंग, दिस इज सैंपलिंग यूनिट्स, ठीक है। एक बात आपको बताता हूं, सर सैंपलिंग करोगे तो रिस्क तो हो गई होगा, रिस्क तो हो गई होगा सर, रिस्क तो हो गई होगा। एक बात मुझे बताना मेरे भाई, आपके ऑडिट में फॉर एग्जांपल 15 चैप्टर है, आप 4 छोड़ के चले गए, तो रिस्क तो है, यू आर कैरिंग द रिस्क विद योरसेल्फ। बट पता है क्या मैटर ये करता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, मैटर ये करता है क्या उन 4 चैप्टर को छोड़ने के बाद भी आप पेपर एग्जाम कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो वो रिस्क टॉलरेबल है, दैट रिस्क इज टॉलरेबल। अरे यार छोटे जाने पे 11 तो सॉल्व किए, 80 नंबर आता है चैप्टर में से, किसी का 70 नंबर तो नहीं आएंगे। तो भाई साहब यही हाल ऑडिटर का है, यही हाल ऑडिटर का है। ऑडिटर जब सैंपलिंग करेगा तो साथ में रिस्क कैरी जरूर करता है, वो रिस्क मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन क्या वो रिस्क टॉलरेबल है? क्योंकि टॉलरेबल रिस्क के होते हुए भी ऑडिटर कैन स्टिल ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। सर ऐसा तो नहीं है ना कि जब सैंपलिंग होगी रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिलेगा। अरे भाई सैंपलिंग कर रहे हो तभी तो रीजनेबल मिल रहा है, वरना एब्सोल्यूट नहीं मिल जाता। सैंपलिंग कर रहे हो तभी तो रीजनेबल मिल रहा है, वरना एब्सोल्यूट नहीं मिल जाता क्या? तो भाई एक बात बताओ, रिस्क भी उतना होना चाहिए जितना बर्दाश्त कर सको, जिस रिस्क के होने के बाद रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर सको। अगर आप 500 में से 2 ट्रांजैक्शन चेक कर रहे हो, भाई दिस रिस्क इज नॉट टॉलरेबल, दिस रिस्क इज नॉट टॉलरेबल, दिस रिस्क इज नॉट टॉलरेबल, आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना। हम पता क्या बोलते हैं उसे, टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट। जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर में सैंपलिंग करते हैं ना, तो यू विल कंसीडर टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट, ठीक है यार थोड़ी बहुत दिक्कत होगी यार, अरे उतने से कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो कोई इशू नहीं है, वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस भी मिल जाएगा। उसे क्या बोलेंगे, टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट, टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट, टर्म्स। वाह डामाडोल शॉर्ट फॉर्म बनाने माहिर है, कह रही अपना नाम इतना प्यारा बनाया मैंने, आप कर सकते हो, बात ही छोड़ दो, ये भी ठीक है। जीवन में और रखा ही क्या है बच्चों, बच्चे के हाल वाला कोई दिक्कत नहीं, आप सुनो ध्यान से। डामाडोल ये मेरा मैंने नाम लिखा है, इसका नाम बच्चे ने रखा है, ढूंढ रहे डामाडोल को अभी तक, डामाडोल स्टिल फाइंडिंग द गाय। लो भाई बैच में आप तो मत ही बोलो पुरुष की नजरें, मैन साइड, ये भी ठीक है। दीपू कह रहा है मेरा नाम ठीक है ना, आपके मजे ले लिए घर वाले, हम क्या ले आपके मुझे। लो 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 लो, मीत का नाम है माना, उसका नाम वैसे आते हैं, घर का नाम माना है, जिसने कभी कुछ नहीं माना उसका नाम है माना, ये भी ठीक है। चलिए अब सुनिए ध्यान से, सर हम डिस्कस कर रहे हैं सैंपलिंग रिस्क, ई का मतलब, हाँ सैंपलिंग रिस्क, ठीक है सुनिए ध्यान से। तो नहीं गेस्ट नहीं आए, माता पिता जी आए मेरे, कई दिन हो गए, ठीक है, हॉल में बैठे हुए, तो हॉल के बगल में मेरा ये रूम जहाँ से पढ़ा हूँ, देखिए। तो सैंपलिंग रिस्क, अरे सुनो सही, सैंपलिंग रिस्क। सर सैंपलिंग रिस्क आपको पता है 2 केस में होगा, 2 केस मतलब बताता हूँ, सुनना ध्यान से।
डिग्री ऑफ रिलायंस, टीओसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुश रहो मरो, सुनिए ध्यान से। अरे अरे मस्ती बिल्कुल मस्ती बिल्कुल मस्ती बिल्कुल मस्ती। सर क्या होता है कि कई बार ना ऑडिटर को जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है, जरूरत से ज्यादा भरोसा, और कई बार होता है जरूरत से कम भरोसा। जब ऑडिटर को जरूरत से ज्यादा भरोसा है, किस चीज पर बात कर रहा हूं मेरे भाई, दिस इज द केस ऑफ ओवर रिलायंस। उसे लगता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, जबकि वाकई में नहीं। उसे लगता है इंटरनल कंट्रोल सॉलिड है, जबकि है नहीं सर। दैट द कंट्रोल्स आर इफेक्टिव बट इन एक्चुअल दे आर नॉट। उसे लगता है कि कंट्रोल इफेक्टिव है, जबकि एक्चुअली में इफेक्टिव नहीं है सर। बात समझना ध्यान से। उसे लगता है सब्सटेंटिव के अंदर कि मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है उस जगह पर। यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है सर। हमें कई बार लगता है अरे कुछ गड़बड़ नहीं, मस्त एकदम सर। इसीलिए हम क्या करते हैं, चेकिंग बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि हमें ओवर रिलायंस है सर, हमें ओवर रिलायंस है। जब जरूरत से ज्यादा भरोसा होगा, चेकिंग उतनी कम कर दोगे, जितनी कम चेकिंग करोगे सर, सैंपलिंग उतना हाई होगा और रिस्क इतना हाई होगा, चेकिंग जितनी कम होगी, रिपोर्ट उतनी बेकार बनेगी, उतनी बेकार रिपोर्ट बनेगी। ध्यान रखना। तो आपको लगता है दैट मिस स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मिस स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, बट इन फैक्ट इट डज एग्जिस्ट, बट एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है मिस स्टेटमेंट। सर इन दोनों के चलते आपका केस ओवर रिलायंस का है। ओवर रिलायंस में आप चेकिंग बहुत कम कर दोगे, जितनी चेकिंग कम करोगे उतनी ही बेकार रिपोर्ट आएगी, उतनी ही इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन आएगी। ध्यान रखना, वो ओपिनियन किसी काम की नहीं है सर, वो ओपिनियन किसी काम की नहीं है। इट विल प्रोवाइड एन इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन, इनएप्रोप्रिएट। कभी घर वालों के अलग अलग घरों में अलग अलग केस है, खासकर माता पिता के साथ। जैसे लड़कों की बात करिए तो माता जी को लड़कों के ऊपर ओवर रिलायंस होता है। हाँ मेरा बच्चा बड़ी मेहनत कर रहा है, दिन दिन रात रात 11-12 बजे बादाम खा ले, काजू खा ले, गाजर का हलवा खा, ये खा ले बेटा, राजा बेटा खा ले। और बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ मैसेज बोल रहा है लो 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 लो, ठीक है, यहाँ पे शायरी लिख रहा है, हाँ हाँ आलू भालू कालू 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 आलू, ठीक है। और हाँ, और अपना आराम से बुक खुली और इंस्टाग्राम चला रहा है। टेन टेन। माता जी लोगों का होता है ओवर रिलायंस लड़कों के ऊपर कुछ केसेस में, और पिताजी लोगों का होता है अंडर रिलायंस लड़कों के केस में। लड़कियों उल्टा है। पापा की परी, पापा के गुड़िया है हमारी, गुड़िया हमारी, गुड़िया का नाम देखो क्लास में आप, हाँ, प्यारी बेटी नहीं करती रहती हो, अरे खा लो, अरे मुझे यार देख लो भाई साहब, यार देख लो सबसे, ठीक है। तो नाम, ये नाम चल रहा है डंबलडोर, ठीक है, शायरियां सुनाई जा रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है। शब्द देखो, एक लड़की कह रही है शाम की बैच में गर्दा काट दो सर, क्या होता है मतलब गर्दा काट दो, ठीक। और यही पापा मेरे पापा का दीदी लोग के ऊपर होता है अंडर रिलायंस, अंडर रिलायंस नहीं ओवर रिलायंस सॉरी, और लड़कों के ऊपर होता है अंडर रिलायंस। जब देखो पढ़ाई नहीं कर कुछ, मैं भाई साहब मेरे साथ कई बार हुआ, 5-5 घंटे पढ़ के निकला, आराम से टीवी लगाई, आराम से बैठा सेंटर टेबल पर कॉपी रेडी, कुछ नहीं हुआ इससे। एमबीए में करवा सीएस उसके बाद करेंगे, सीएस के बाद करेंगे। तो शुरुआत में तो मैं कुछ बोलता भी था यार, फिर बोलने मत हाँ नहीं कर पाऊंगा सीएस, अंडर रिलायंस कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन नहीं। होता है कभी ऐसा कि पढ़ के निकले हो वैसे तो कुछ देखने नहीं आया, और पढ़ के जैसे ही बाहर निकले वैसे आगमन हो गया, बोले पूरे टाइम फोन में घुसा रहता है, पूरे टाइम टीवी देखता है, किसी काम का नहीं। अंडर रिलायंस बच्चों, अंडर रिलायंस, अंडर रिलायंस बच्चों, अंडर रिलायंस, ठीक है। तो क्या पढ़ाई करेगी तू करेगा, मैंने शराब क्यों लिख रहा है शराब भाई, आप तो भैया ही हो ना यार, की उल्टी उल्टी आइडिया चलती है यहाँ पे, ठीक है, समझ नहीं पड़ता कौन भैया कौन दीदी। तो अब सर अंडर रिलायंस में क्या होता है सुनिए, अब अंडर रिलायंस में क्या होता है सुनिए, अंडर अंडर रिलायंस में क्या होता है सुनिए, ठीक है। एकदम सॉलिड इंटरनल कंट्रोल है, एकदम सॉलिड इंटरनल कंट्रोल है, सॉलिड इंटरनल कंट्रोल है। उल्टा कह रहा है ना, डन है, बात नहीं है, डन नहीं है। आर्टिकल कह रहा है चेकिंग भूल जाओगे, आर्टिकल कह रहा है कुछ तो सैंपलिंग कर ले रही तो करना, कुछ कर थोड़ी बहुत तो कर लेने तो कुछ कर, थोड़ी बहुत तो सैंपलिंग कर, कुछ कर। 1 रुपए का मिस स्टेटमेंट नहीं है सर, 1 रुपए का मिस स्टेटमेंट नहीं है। ऑडिटर बोल रहा है लो चाय भाई, लो चाय भाई, फिशी समथिंग एवरीथिंग इज फिशी हियर। आर्टिकल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिशी, कह लो चाय, ओके ठीक है। तो बोले करूं क्या, चेकिंग करो, बोले सैंपलिंग ना, सैंपलिंग कम कर दो। सर पता है क्या होगा, आर्टिकल लेगा पागल उस चक्कर में, बेचारा वाउचिंग किया एक वाउचर चेक कर रहा है सर। आपका ना पूरा ध्यान वाउचिंग पे और वेरिफिकेशन पे लगा रहेगा, स्केप्टिज्म ये सारी चीजें आप भूल जाएंगे। अल्टीमेटली ऑडिट क्वालिटी गिर जाएगी सर, ऑडिट क्वालिटी गिर जाएगी, और ऑडिट क्वालिटी गिरेगी तो एफिशिएंसी गिरेगी सर, एफिशिएंसी गिरेगी तो रिपोर्ट
इनएप्रोप्रिएट तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद एक इनफेक्टिव रिपोर्ट आए, एक इनफेक्टिव ऑडिट ओपिनियन होगी, क्योंकि सर आप इतनी ज्यादा एग्जामिनेशन कर चुके होंगे। सैंपलिंग को मैं एक बात कहता हूं, सैंपलिंग को बहुत ज्यादा मत करो, सैंपलिंग को बहुत कम भी मत करो, सैंपलिंग का एक बैलेंस लेकर आपको चलना पड़ेगा। यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द सैंपलिंग, क्योंकि अगर सैंपलिंग बहुत कम कर दी, बहुत ज्यादा चेकिंग कर रहे हो, तो सर एफिशिएंसी रहेगी, एफिशिएंसी रहेगी, अल्टीमेटली होता है। और एफिशिएंसी रहेगी तो ओपिनियन इनफेक्टिव आएगी। और अगर सैंपलिंग बिल्कुल ही हाई कर दिया आपने, चेकिंग बहुत ही कम कर रहे हो, जितनी कम चेकिंग करोगे सर ओपिनियन इनएप्रोप्रिएट आ सकती है उस केस में। तो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस, चेकिंग बहुत कम करोगे, सैंपलिंग हाई होगी, चेकिंग बहुत हाई करोगे, सैंपलिंग कम होगी। दोनों ही केस में सैंपलिंग ही रीजन है, इसलिए हम दोनों इसको मानते हैं सैंपलिंग रिस्क। यहां पे समझना, यहां पे आपको लग रहा है कंट्रोल बिल्कुल बेकार है, दैट द इंटरनल कंट्रोल आर लेस इफेक्टिव, दैट द इंटरनल कंट्रोल्स, दैट द इंटरनल कंट्रोल्स are less effective than they actually are। ठीक है, that misstatement exist। आपको लगता है misstatement तो है ही, कुछ तो गड़बड़ है इसके फोन में, देखो यार कुछ नहीं, साफ तरह फोन पड़ा अपना, फिर भी जबरदस्ती, तो बेचारा बच्चा भी सफोकेट फील करेगा। ठीक है, that misstatement exist but in fact it does not। यथार्थ की बात कर लो, बेचारा 14 फेब कोई अकेले से अकेला हुआ और 21 फेब को फिर अकेला हो गया, जब मिले तो फोन की पूरी स्क्रूटनी इन्वेस्टिगेशन करी जाए इसकी, कुछ तो गड़बड़ है। यथार्थ क्या है? कुछ नहीं, पूरे रिलेशन को इनएफिशिएंट बना दिया, गिफ्ट लेके चली गई। यथार्थ में आलू के पराठे बनवाता था 8 8 10 टिफिन में, वो लड़के भी नेक्स्ट लेवल के, तो भाई लेकर खा रहे बैठ के, खाने से मतलब है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इनफेक्टिव ऑडिट ओपिनियन, दीदी लोग कहेंगे हम और पराठे किसी के लिए, नो 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 नो, समय आएगा बेटा, दिमाग के सारे तार काम करने बंद कर देते हैं, कोई कितना भी समझाए, नो नो नो, ही इज डिफरेंट एंड शी इज डिफरेंट, ये अलग है। मैम चेक करती है आपका मोबाइल, मेरा स्केड्यूल देख के ना मैम को समझ में आ गया, मैंने एक दिन मजाक किया ऐसे, बोले मुझे तो टाइम देते नहीं, किसी और को क्या टाइम दो और कौन क्या रहेगा तुम्हारा आपके जीवन में। मैंने कहा सही हो गया, डन, ठीक है, तो ठीक है, ओवर लाइफ सही पड़ेगा, सैंपलिंग रिस्क। ठीक है, तो भाई पॉपुलेशन, सैंपल साइज, सैंपलिंग यूनिट्स, टेस्ट चेकिंग, आपको मैंने बताया सैंपलिंग रिस्क के बारे में। ठीक है, चलो अब कुछ थोड़ी बहुत बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, देखो देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। द एंटायर सेट ऑफ डेटा, अपना फोकस करें बच्चों, द एंटायर सेट ऑफ डेटा, जहां से आप सैंपल सेलेक्ट करेंगे उसे बोलेंगे पॉपुलेशन। ठीक है, क्योंकि आपने वहां से सैंपल सेलेक्ट करना है, सैंपल को सेलेक्ट करके उसे चेक करना है और अपने कंक्लूजन फॉर्म करने हैं। ठीक है जी, और बताइए सर, और सुनो, सैंपलिंग का मतलब होता है ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन द पॉपुलेशन, विद इन द पॉपुलेशन, विद इन द पॉपुलेशन, विद इन द पॉपुलेशन। एक बहुत क्लासिक पॉइंट आपको बताता हूं, आपने 100 में से 10 ट्रांजैक्शन चेक करने वाले, ऐसे चेक करेंगे एवरी आइटम मस्ट बी हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, ऑब्वियस सी बात है, बहुत मस्त क्वेश्चन में आंसर देना। अगर 100 में से 10 वाउचर चेक कर रहे हैं, 10, तो जो कंक्लूजन फॉर्म करोगे वो 10 के लिए करोगे या 100 के लिए? 100 के लिए, वही तो सैंपलिंग है, वही तो सैंपलिंग है। Application of audit procedure to less than 100% items within the population to provide the auditor with reasonable basis to draw the conclusion for the entire population। चेक तो 10 ही करेंगे लेकिन ओपिनियन 100 के लिए होगी, चेक तो 10 ही करेंगे लेकिन ओपिनियन 100 के लिए बनाएंगे। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, जब सैंपलिंग करेंगे तो इस तरीके से आप करिए कि ऑल द सैंपलिंग रेट्स हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन। सैंपलिंग रेट्स याद है आपको? सैंपलिंग रेट्स मस्ट हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन, सैंपलिंग रेट्स। चलिए एक बार पढ़ते हैं, मैं बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, बेसिक हो जाएगा बहुत बढ़िया। इंडिविजुअल आइटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ पॉपुलेशन। ठीक है, individual item constituting a population, it is known as sampling rate। this can be a monetary item 400 800 1000 1500, और this can be physical item also। क्या 50 फर्नीचर की फॉर एग्जांपल 50 डेस्क बेंच लगे, चलो चार दो चार देख लेते हैं, पंखे लगे हुए हैं, लिखा हुआ है भाई इसमें, मशीनें लगी हुई है एक तरह की, चलो भाई 10 चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये सैंपलिंग रेट कैन बी फिजिकल और कैन बी मॉनेटरी, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मॉनेटरी। ठीक है, और बताइए सर, और दादाजी भैया आपको मैंने बता दिया, मेन डेफिनेशन तो ये है मालिक, इसको हमने ऐसे तोड़ा है, इसको हमने ऐसे तोड़ा है। ठीक है, क्योंकि भाई साहब तोड़ोगे नहीं तो खेल हो जाएगा, तोड़ोगे नहीं तो खेल हो जाएगा। सब पढ़ा दिया मैंने आपको, सब पढ़ा दिया। ठीक, आप वो टेबल है वैसा बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में भी ऐसा जरूरी नहीं आपको ये लिखना हो। ठीक है, चलिए और बताइए सर, और बताता हूँ। हाँ, अरे अभी तो शुरू किया है, बहुत जबरदस्त सिस्टम है, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, जबरदस्त कंसेप्ट चलो आगे। टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, एक अमाउंट आप तय कर देंगे कि भाई यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अगर यहां तक भी रिस्क हुआ, यहां तक भी रिस्क हुआ तो मैं तब भी एप्रोप्रिएट लेवल एश्योरेंस ले सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पूरी बात समझना। आप कहते हैं देखो मैं 20% ट्रांजैक्शन चेक कर रहा हूं, अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी निकल भी आती है तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट, उसमें मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनके खर्चे 20 करोड़ के हैं और 15-20 लाख कोई दिक्कत, अगर 10 लाख कोई दिक्कत निकल भी गई तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं, आई कैन टॉलरेट दैट। तो वो अमाउंट ऑडिटर ही तय करता है, उस अमाउंट के होने के बावजूद ऑडिटर कैसा एश्योरेंस लेगा, ही विल ऑब्टेन द एप्रोप्रिएट लेवल एश्योरेंस।
एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस स्टैंडर्ड के अंदर मैं आपको बता देता हूं पहले से, इस स्टैंडर्ड के अंदर जब जब सब्सटेंटिव की बात होगी ना, जब जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर की बात होगी, तो हम बात करते हैं मिस स्टेटमेंट की। अगर कोई गड़बड़ हुआ मतलब मिस स्टेटमेंट है। और जब जब कंप्लायंस प्रोसीजर की बात करते हैं कि यार इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, तो वहां हम बोलेंगे देयर कैन बी अ डेविएशन इन द इंटरनल कंट्रोल फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल। मिस स्टेटमेंट शब्द का इस्तेमाल हुआ सब्सटेंटिव के लिए और यहाँ पे डेविएशन। इसीलिए दो डेफिनेशंस अलग अलग हैं, मैं पूरी नहीं समझा रहा हूं, पूरी समझा रहा हूं, आपको भी बहुत सारी चीजें करेक्ट होगी एनोमली के साथ वगैरह। टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट बोलते हैं आपसे, ये भी आगे हम पढ़ेंगे इसको, थोड़ा सा मैंने आपको बताया अभी। एंड टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन, ठीक है, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन आप देखोगे ना यहाँ पे, तो आपको दो डेफिनेशंस मिलेंगी, टॉलरेबल रेट ऑफ मिस स्टेटमेंट, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। अ रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड इंटरनल कंट्रोल, जहां पर रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है, एब्सोल्यूट हां एप्रोप्रिएट लेवल एश्योरेंस दे सकता है, ठीक है। तो ये सब्सटेंटिव में काम आता है और ये किसमें काम आता है, इंटरनल कंट्रोल में। मैंने अभी आपको उतना समझाया इतना मैंने आपको बताया, अभी मैं ये सब एक्चुअल में नहीं समझा रहा हूं आपको, ये चीजें एक्चुअल में स्टेटमेंट वगैरह की इसमें अभी पूरी डिस्कशंस बाकी है, मैं इसको आगे एनुअली के साथ लिंक अप करूंगा, तब डिस्कशन कंप्लीट होगी, इसकी एक बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत अच्छा डिस्कशन है, ठीक है। चलिए अच्छा, मैंने आपको एक दो चीजें और बताई थी स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग के बारे में, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का मतलब सर, एक तो मैंने आपको ये दिखाया अभी, अभी देखा आपने रैंडम सिलेक्शन, वो सैंपलिंग जहां पे रैंडम सिलेक्शन होगा, और दूसरा जहां पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ये हमने नहीं पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी वगैरह इस्तेमाल करेंगे सैंपल रिजल्ट्स के लिए, मतलब जहां पे ऑडिटर का जजमेंट काम नहीं आएगा, वो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है, वो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग है, ठीक है। अभी ये नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन ये जरूर पढ़ाऊंगा, कोई नॉन सैंपलिंग रिस्क, छोटे छोटे टर्म्स हैं, सीखने जरूरी है। एक बात ध्यान रखिए सर, वो रिस्क जिसका सीधा कारण सैंपलिंग है, वो सैंपलिंग रिस्क है। एक बात बताओ, आपने गलत ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर दिया, जिस डेटा से पूछना था, जहां गड़बड़ी थी उससे नहीं पूछा, किसी और से पूछ लिया, सैंपलिंग रिस्क बोलेंगे ना। ऑडिट एविडेंस मिला आपको, सुनना, ऑडिट एविडेंस मिला आपको, आपने उसे मिस इंटरप्रेट कर लिया, क्या कर लिया जी, मिस इंटरप्रेट कर लिया, मिस इंटरप्रेट, ऑडिटर की गलती है, क्या उसे सैंपलिंग रिस्क बोलेंगे आप, क्या उसे सैंपलिंग रिस्क बोलेंगे आप, नहीं। जिसका कारण सैंपलिंग नहीं है, जिसका कारण सैंपलिंग नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन सैंपलिंग रिस्क। सर वो रिस्क जहां एररनेस का मतलब होता है व्हिच इज नॉट राइट, व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट, जहां क्लैरिटी नहीं है, जहां पे ऑडिटर एक गलत कंक्लूजन फॉर्म करेगा, लेकिन वो सैंपलिंग में करेक्ट नहीं है सर, चाहे वो इनएप्रोप्रिएट प्रोसीजर परफॉर्म करे, चाहे मिस इंटरप्रिटेशन करे, चाहे मिस स्टेटमेंट को देखना पाए, वो उसकी गलती है सर, वो उसकी गलती है। आप जहां भी एररनेस कंक्लूजन फॉर्म करोगे व्हिच इज नॉट रिलेटेड विद द सैंपलिंग रिस्क, उसे बोलेंगे नॉन सैंपलिंग रिस्क, नॉन सैंपलिंग रिस्क, ठीक है। मैंने आपको ज्यादा नहीं, अभी सिर्फ 5-6 चीजें पूरी समझाई हैं, अभी तक एक पेपर कंप्लीट समझा दिया, सैंपलिंग की डेफिनेशन समझाई पूरी, एक पॉपुलेशन समझा दिया, कुछ 5-6 चीजें हमने पूरी समझी है, ठीक है। ये 5:30 है, अभी मैं आपको दो चार जो बातें मैंने आपको बताई उसे लिख देता हूं, मैं नहीं बातें छेड़ूंगा, एक तक मैं चीजें थोड़ी सी लिख लिया, वरना सब गड़बड़ हो जाएगा, बिना डिस्कशन थोड़ा सा टाइम यहां पे लगेगा। तो ऑडिट सैंपलिंग में हमने कौन कौन सी डेफिनेशन की है जी अभी तक, जो हमने पूरी कर ली डेफिनेशंस। एक तो कर लिया जी ऑडिट सैंपलिंग की डेफिनेशन, ठीक है। एक कर लिया जी पॉपुलेशन की डेफिनेशन, एक हमने डिस्कस कर ली है सैंपलिंग यूनिट की पॉपुलेशन, और हाँ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग की, उसमें ज्यादा कुछ था नहीं वैसे भी, और एक कह सकते हैं नॉन सैंपलिंग रिस्क, नॉन सैंपलिंग रिस्क। आप कैसे नोट करोगे मैं आपको बताऊंगा, इसलिए मैं नोट कर रहा हूं, चीजें सिंपलीफाई करूंगा। नहीं टॉलरेबल वाली पूरा नहीं समझाया है, तो उसे मैं अभी नोट नहीं करूंगा, जो पूरा समझाया उसी को नोट करूंगा, क्योंकि टॉलरेबल में भी चीजें कनेक्ट होनी बाकी है, द डॉट्स विल बी कनेक्टेड। क्या है ये डेफिनेशन यहाँ गई, ये एक डेफिनेशन कंप्लीट है। इसके बाद जो डेफिनेशन है वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा वो तब नोट करेंगे, आप स्पेस जरूर छोड़ देना। एनोमली है, टॉलरेबल रेट ऑफ स्टेटमेंट है, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन है, 4-5 डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है। आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से सैंपलिंग में, ठीक है, सुन तो लो सैंपलिंग में, फिर आप लिखेंगे ये, ठीक है। जितना स्पेस यहाँ लगेगा उतना छोड़ देना, ठीक है। फिर ये लिखना करेक्ट, ये भी डेफिनेशन है, दिस इज आल्सो डेफिनेशन, ठीक है। अब बताओ जी फटाफट से आप एक आखिरी लिखा नंबर देखो, एक बार रिकैप करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट सैंपलिंग? सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स to less than 100% item, to less than 100% item within a population। तो एक बात बताओ यार, वहां पे उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हम क्या चाहेंगे कि सबका इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन हो, या हमें कोई पर्टिकुलर डेटा ही चेक करना है? सो दैट every sampling unit every sampling unit must have an equal chance of selection। तो क्यों करते हैं सैंपलिंग, जरा बताओगे आप? टू ड्रॉ कंक्लूजन, एक बार रीड करो चारों पॉइंट, फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। कम से कम जिस चीज का स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो उसकी तो डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। अच्छा 10:30 पे मैंने 10:30 पे एक सेशन शेड्यूल किया है, इनके जो प्लान फॉर मेरे थोड़ा सा गाइड करूंगा आपको, तो विश टू अटेंड हाई स्पेशल क्लास में देखेंगे हम, ठीक है। चलिए अच्छा पॉपुलेशन के बारे में बताइए जरा, क्या खाना खाएंगे, 1.5 घंटे खाना खा चुके हैं, 10 बजे छोड़ूंगा आपको, सारे खाना खाए ना, आपने टाइम करना थोड़ी, खाना खाते हो सुनते हैं सारे बजे, स्पेंड करना फिर दिक्कत क्या माउंटेन ड्यू। अच्छा बताओ पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन इज एंटायर सेट ऑफ डेटा, एंटायर सेट ऑफ डेटा। आगे, अरे नालायकों पढ़ाई फोकस करो, हाँ
from which the sample is selected, containing all the audit formulas. Conclusion. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया हालत इनकी. From which the sample is selected to draw the conclusions. Sampling rate का मतलब क्या है? The individual item within the population. The individual item within the population. Within the population. This can be physical also or monetary also. This can be physical or monetary. Physical कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप? एनी एग्जांपल ऑफ फिजिकल? कोई एसेट है, कोई चेक है कैंसिल, ठीक है, कोई इन्वेंटरी है, कोई स्टॉक है. अच्छा, मॉनिटरी तो आपको बताइए. अच्छा ये बताओ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग का मतलब क्या है? Which involve, दो चीजें लिखी है भाई. Which involve random selection of the samples. Random selection of the sample. दूसरा क्या है? Use of probability theory. क्या हमने पढ़ा नहीं है, वैसे भी पढ़ना भी इतना. Probability theory. Probability theory. थ्योरी भी ठीक है. अच्छा बताओ नॉन सैंपलिंग इसका मतलब क्या है? नॉन सैंपलिंग इसका मतलब है सर जहां ऑडिटर एरनियस कंक्लूजन तो फॉर्म करेगा लेकिन उसका करंट सैंपलिंग लिस्ट नहीं होगा. उसका करंट सैंपलिंग लिस्ट नहीं होगा. ठीक है ना? Where auditor will form an erroneous conclusion which is not related with sampling risk. अगर आप लिखते जाते हैं मतलब बहुत जल्दी आपको याद रहनी चाहिए, ध्यान देंगे. which is not कि बोल रहे हो लिख रहे हो कुछ भी कर लिखा तो यहाँ पे लिख रहे हो आप इन केस not related with the sampling risk. या अगर आप कॉपी पढ़िए मोबाइल में देखो तो आप कॉपी में कुछ भी लिखो, इस तरह से लिख सकते हो आप. एग्जाम्पल के तौर पे मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस. और बताओ भाई. परफॉर्मिंग इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स. 2 नंबर में आती है केवल डेफिनेशन. कई 1.5 नंबर में आपसे पूछेगा 3 नंबर क्वेश्चन. डिफाइन नॉन सैंपलिंग रिस्क एंड सैंपलिंग रेट. 3 नंबर में दो. एनीथिंग इज पॉसिबल. एनीथिंग इज पॉसिबल. वैसे क्वेश्चन आंसर सेशन अटेंड कर नहीं रहे हो. ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चे, ओवर कॉन्फिडेंस में. कई बार कह रहा हूं भाई क्वालिटी कर लो, कर रूल से. ठीक है. मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस. मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस आज तो बता दिया जी आपको. ठीक है, चलो मैं पोस्ट कर दूंगा उसमें. लास्ट संडे वाला नहीं किया था, रिजल्ट आए धक्के में. ठीक है, ठीक है. संडे को भी हुआ देखते हैं. हाँ लिखवा रहे यार, वाला जान थोड़ी छोड़ दोगे आप मेरे को. यार लिखवाया आज तो घर तक पहुंच जाओगे ढूंढते ढूंढते. निकल बाहर. संडा भेजा लिखवाना कुछ नहीं है. टेक्निक ऑफ एआरपी. बताओ भैया, जल्दी जल्दी बोलो, क्या करो. क्या क्या टेक्निक है एआरपी की? अरे बोलो जल्दी बोलो. सारा रीजन रहेगा, सारा कंप्लीट रीजन होने वाला है. कंप्लीट रीजन. ठीक है ना? एआरपी लोग फोकस करो यहाँ पे. ट्रेंड एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट, रेशियो एनालिसिस, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. ठीक है. ट्रेंड एनालिसिस में क्या करेंगे बताइए आप. बहुत बढ़िया. कंपेयर एक्सपेक्टेड विद एक्चुअल इंक्वायरी मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन. क्या करिए सॉल्व करिए. ये आखिरी इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट था. शाहरुख खान उधर नहीं रहा आपके दिमाग से. शाहरुख खान उधर नहीं रहा आपके दिमाग से. खैर कोई बात नहीं. कंपेयर द करंट ईयर डेटा with the past year balances. Observe the past year balances and notice a trend. On the basis of trend, auditor will form an expectation. Auditor will form an expectation. Then the expected values will be compared with the recorded figures. With the recorded figures to identify the fluctuation or the inconsistent relationship with the recorded figures. To identify inconsistent relationship. ठीक है. अच्छा रीजनेबल टेस्ट में क्या होगा बच्चे? अनलाइक ट्रेंड एनालिसिस, अनलाइक ट्रेंड एनालिसिस, यहां पे ना आप फाइनेंशियल फिगर पे फोकस नहीं करते. ऑडिटर नॉट फोकस ऑन द फाइनेंशियल फिगर, बल्कि आप नॉन फाइनेंशियल डेटा पे जाते हो. ऑडिटर will focus on the non-financial data.
on the non-financial data to ensure the reasonability of the amount, the reasonability of the balances. In this, auditor will not observe the trend. Auditor will not observe the trend, ठीक है, in order to perform the ARP. एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया इलस्ट्रेशन इसमें कि एग्जाम्पल के तौर पे to check the rental income of the entity, various factors must be considered. Various non-financial factors must be considered. तो एग्जाम्पल देंगे आप नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स का, एन एग्जाम्पल यू कैन प्रोवाइड. एग्जाम्पल के तौर पे सेल ऑफ स्क्रैप, ये होल्स हैविंग रोड, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, अरे फिसल क्यों क्यों. न्यूक्लियर क्या मतलब होता है, स्पेलिंग आपका कुछ मतलब नहीं होता, अगर ई लगा दो तो दो मतलब होते हैं. देखिए, तो रेशियो एनालिसिस बताइए क्या कंपेयर करेंगे. हियर ऑडिटर विल कंपेयर द रेशियोज ऑफ द एंटिटी विद द रेशियोज. तीन चीजें कर सकते हैं, आपको बताऊं. रेशियोज ऑफ द एंटिटी ऑफ द प्रीवियस ईयर, अपनी ही एंटिटी के प्रीवियस ईयर की चेक कर लो. साथ में आप चेक कर सकते हैं विद द रेशियोज ऑफ सिमिलर एंटिटी with the industry average ratios. स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में क्या करेंगे जी? स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में ऑडिटर विल यूज मैथमेटिकल टेक्निक्स लाइक लीनियर रिग्रेशन. ठीक है जी. चलो जी, एक तो ये लिखना है आपको एआरपी में सैप के अंदर. दूसरा बताओ टाइमिंग क्या होगी. छोटे मोटे दो पॉइंट बचे हैं. टाइमिंग ऑफ सैप, इसे तीनों स्टेज में परफॉर्म करेंगे आप, प्लानिंग में भी, टेस्टिंग में भी और कंप्लीशन में भी. प्लानिंग में भी परफॉर्म होगा, परफॉर्मेंस जिसे हम टेस्टिंग फेज बोलते हैं उसमें भी, और कंप्लीशन जिसे रिपोर्टिंग फेज बोलते हैं उसमें भी. ARP और SAP must be performed at all the stages. SAP must be performed. अच्छा एक बात बताओ, प्लानिंग में परफॉर्म करके क्या फायदा है? ऑडिटर विल बी अवेयर, ऑडिटर विल अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स बिजनेस. और बताओ जी, क्लाइंट का बिजनेस तो समझ लिया, और ही विल आइडेंटिफाई द पोटेंशियल रिस्क. ठीक है. और ऑडिटर विल डिजाइन द एनटीई ऑफ द फर्दर प्रोसीजर्स. ऑडिटर विल डिजाइन द एनटीई ऑफ द फर्दर प्रोसीजर्स. हाँ, एक पॉइंट और है इसमें. हाँ सही बात है. while evaluating auditor will consider both financial and non financial data. भाई चारों पॉइंट लिखना है आपको, अगर नंबर चाहिए तो. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. ठीक है, ये हो गया टाइमिंग ऑफ सैप. अब क्या बचा जी? अब बचा जी पर्पस. बताओ जी, पर्पस में क्या है जी? ऑडिटर विल यूज कंपैरिजन to evaluate reasonability of data. The data to ensure that the data is reasonable, that the balance or the data is reasonable. और बताओ इसमें, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट. कंपेयर करेगा सर इस साल खर्चों के साथ, हाँ खर्चों के साथ. ऑडिटर विल कंपेयर द बैलेंसेज ऑफ P&L स्टेटमेंट of current year with the previous year, of current year with the previous year, and will inquire the reasons for increase or decrease. ठीक है. और बताओ, ऑडिटर विल कंपेयर द रेशियोज, और आप याद हो, the ratios of current ratios of certain expenses of current year with that of previous year in relation to sale. If the variation is abnormal or significant, he will inquire the management. And auditor will also compare the expense or income which are direct relation with sale
by observing the trend। एग्जाम्पल के तौर पे कैरी आउटवर्ड हो गई, कमीशन ऑफ सेल हो गई। अच्छा, एक पॉइंट और है, इफ देयर इज abnormal fall in any administrative or manufacturing overhead, ensure that the expense of current year is not recorded in the following year by examining the year end transactions। ठीक है जी, ये हो गया आपका पर्पस। ठीक है, इसे हाईलाइट कर देना नोटबुक में। नहीं, फ्रॉड वाला हो गया, फ्रॉड वाला क्या हो गया, आज जल्दी छुट्टी हो 5 मिनट। देखिए जी, ये हो गया जी आपका, जो सबसे पहले ये नोट कर लेना टेक्निक बाकी थी। फ्रॉड में नहीं, वो बाकी है टूल, वो तो वैसे भी याद होगा नहीं, 15-20 मिनट चलो करवा दूंगा मैं, याद है मुझे, फुल करवाने हैं। अरे एज ऑफ बिल्डिंग कितनी पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है। भाई नमन, एक काम करो, आप आ जाओ कल से 11:30 बजे, 3 लेक्चर ही बैच में, बेसिक के 3-4 लेक्चर कल से नया है, नया मतलब नया टॉपिक, कल से आ जाओ, बाकी जो है मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। ला 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 ला, मिक्स 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 मिक्स। टेंशन वाली तो बात ही नहीं है बच्चों, दिक्कत तो है ही, दूसरा ही नोट कर ले, कोई बात नहीं, टेंशन तो है ही नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं, और समस्या तो लेनी ही नहीं। रो 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 रो, इसकी फोटो खींच ले, काम करो जल्दी, खींचो इसकी फोटो, कहीं छूट ना जाए। नालायक नहीं, ऐसे नालायक बच्चे भगवान किसी को ना दे। सौरभ, आपको जानने जाओ ना, सुरभि बार बार क्यों हर एक मिनट बाय सर बाय सर बाय, जा ना बहन। पंजाबी में बात तो कहते हो गया, चपाती को इंग्लिश में बोलते हैं रोटला, बाबा पहनते हैं सब सबको टीका। यथार्थ भाई, संन्यास करो शायरी से, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके संन्यास करो शायरी से। बच्चे कह रहे इस तरह पैसे पढ़ने आता है, क्या कोई बात नहीं, दूसरी पढ़ने दो। अरे स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में कल मैंने बताया था भाई, मैथमेटिकल टेक्निक लगाते हैं, दिस इज नॉट आवर रिस्पेक्टिव एरिया, इसलिए हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, न करने की जरूरत है, न लगाने की जरूरत है। ठीक है, चलो जी, बाकी ये होटल तो है, किसी को कहीं दिक्कत हो तो बता देना, हमारी दिल्ली में कोई ब्रांच नहीं है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, क्या बाबा, ठीक ठीक, वॉर मूवी की हीरोइन करना है, दुनिया है बाबा, पागल हो चुके हैं दोनों। आज टाइम बच गया 2-3 मिनट। एक नीरज कह रहा है, नीरज फिर तो दुकान खोल के भाई, सही बात है तो एक क्वांटिटी 9 रुपए, शिपिंग फीस 8 रुपए, शिपिंग देनी पड़ी ना फिर, तो 9 रुपए की पड़ी ना दाल, तो 1 रुपए थोड़ी पड़ी पड़ी। कह रहे हाँ बीच में 15 की, कहाँ से लाते हो भाई। ऑल्टर तो सारा डेटा का ट्रांजेक्शन तो सॉफ्टवेयर में फीड करता है ना, मैंने सॉफ्टवेयर सैंपल निकाल के देता, फिर कंसल्टेशन देते हैं उन पे, एक बार सैंपल पूरा पढ़ाने दो, उसके बाद बात करेंगे, डाउनलोड कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अरे यार कम से कम 1000 तब तो पक्का डाउट हो जाता, पता नहीं कहाँ से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलो जी मजे लो, कह रहे हैं चाहे हमेशा एग्जामेशन बनाए, ये भी ठीक है, तो इसलिए बन नहीं रहे एग्जामेशन डाल कम से कम। अभी यूट्यूब में नहीं है भैया, अभी है स्पेशल क्लास में। ठीक है भैया, कहीं कोई दिक्कत नहीं भैया। चलो जी, अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो, नाते